प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस के युवराज पर कसा तंज। कहा, जिनके खुद होश ठिकाने नहीं वो कह रहे हैं युवाओं को नशेड़ी। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर किया जोरदार प्रहार। कहा, इस बार चुनावों में इनकी जमानत बचनी भी मुश्किल। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बनास काशी संकुल का किया लोकार्पण। पीएम ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर संत रविदास की नई प्रतिमा का किया अनावरण। जाति के नाम पर बांटने की राजनीति पर किया हमला। पीएम ने काशी सांसद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी किया सम्मानित। पश्चिम बंगाल में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके भाई के खिलाफ संदेशखाली में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। संदेशखाली जा रहे भाजपा की महिला नेताओं को पुलिस ने रोका। भाजपा ने कहा, पावन बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से टूटी हुई। एनएचआरसी के प्रतिनिधिमंडल ने संदेशखाली का दौरा किया। कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले में भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा, सनातन का खात्मा करना सिर्फ इनका बयान नहीं बल्कि अभियान। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने वनभूलपुरा हिंसा के वित्तपोषण मामले में हैदराबाद यूथ करेज नाम के एनजीओ को जारी किया नोटिस। लोगों को एनजीओ को दान नहीं देने की दी हिदायत। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के अंतिम दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बताई जरूरत। कहा, संगठन में अभी भी औपनिवेशिक युग की झलक। और भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर बनाए 302 रन। जो रूट ने खेली शतकीय पारी। वहीं भारत के लिए पहला मैच खेल रहे आकाशदीप ने लिए 3 विकेट। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाम रहा। अपने प्रिय सांसद का जहां काशीवासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने काशी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को नशेड़ी के बयान पर घेरा। साथ ही इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि इस बार चुनावों में इनकी जमानत बचनी भी मुश्किल है। वाराणसी को विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ ऐसे उत्साह के साथ हुआ। काशी की विकास यात्रा को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी। पीएम ने वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का भी शिलान्यास किया। खेलों से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया। पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनकरों की सहायता और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ। पूर्वांचल में नई श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण किया। 30 एकड़ में स्थापित संकुल की प्रतिदिन क्षमता 10 लाख लीटर की है। यहाँ दूध से जुड़े अन्य उत्पाद भी बड़े पैमाने पर तैयार होंगे। पीएम ने ही 2 साल पहले इसकी आधारशिला रखी थी। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को
इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पहले की सरकार गन्ने के भुगतान के लिए मिन्नत करवाती थी। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाई और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी जमकर कटाक्ष किया। युवाओं को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर भी पीएम ने निशाना साधा। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल देश को नई बुलंदी पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन वाले हर चुनाव में साथ आते हैं, लेकिन जब परिणाम नील बटे सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। पीएम ने कहा कि बनारस ही नहीं पूरे यूपी को इनकी सच्चाई पता है। इस बार इन दलों को जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा के केबिन का भी लोकार्पण किया। ये देश की पहली रोपवे सार्वजनिक यातायात सेवा होगी। इस रोपवे सेवा से न केवल लोगों को सुविधा होगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आशुतोष शुक्ला और हरिकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, मत्था टेका, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए चले तब सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। वहीं मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी के महान योगदान को नमन किया। जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर
और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। पीएम ने कहा कि सरकार संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याण योजनाओं का सबसे अधिक लाभ वंचित और पिछड़े वर्गों को ही मिल रहा है। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र भी बन गया है। पीएम ने जाति के नाम पर बांटने को राजनीति करने वालों पर भी कटाक्ष किया। जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दौरान काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित की। पीएम मोदी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते छात्रों को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम के हाथों पुरस्कार हासिल करने वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई। पीएम ने पुरस्कार प्रदान करते हुए विजेताओं से बातचीत की और उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। पीएम ने जिन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया, उनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की। काशी सांसद प्रतियोगिताओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा निखारने का अहम मंच माना जाता है। इन प्रतियोगिताओं को लेकर काशी में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। इनमें स्मार्ट सिटी और वाराणसी के साथ साथ काशी सांसद प्रतियोगिताओं से जुड़ी कॉफी टेबल बुक्स भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी अवलोकन किया। पीएम ने संवर्ती काशी विषय पर आधारित फोटोग्राफ देखे। पीएम ने प्रतिभागियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में मौजूद छात्रों के साथ फोटो भी खिंचवाए। इस खास मौके पर बच्चों में जबरदस्त उत्साह और उल्लास दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा।
ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में संस्कृत का सबसे प्रमुख योगदान है। पीएम ने काशी की समृद्ध विरासत का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। पीएम ने काशी में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। हम सब तो निमित्त मात्र है, काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कोने कोने से ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। पीएम ने कहा कि काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहाँ से बोध मिला था। जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर है, जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। आज काशी को विरासत और विकास के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही है। रामलला के अपने नए भव्य मंदिर के विराजने के बाद अब अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेशखाली हिंसा पर चौतरफा घिर गई हैं। लोगों में ममता बनर्जी सरकार को लेकर गुस्सा भड़क गया है और वो सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। 24 परगना में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग पर भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस ने भाजपा महिला मोर्चा को एक बार फिर संदेशखाली जाने से रोका। भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से की मुलाकात, तो ईडी का टीएमसी नेता शाहजहां शेख को चौथा समन और मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल का संदेशखाली दौरा। कुल मिलाकर कहें तो मामला गरमाया हुआ है और ममता बनर्जी पर फरार शाहजहां शेख के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए शिकंजा कसता जा रहा है। संदेशखाली में फरार शाहजहां शेख पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग सड़कों पर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने फरार टीएमसी नेता और उसके भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान सिराजुद्दीन की तालाब के पास स्थित झोपड़ी में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये जमीन हड़प कर सिराजुद्दीन मछली पालन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने कई दुकानों और घरों पर भी कब्जा कर रखा है। गौरतलब है कि जमीन हड़पने और रेप का आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को मौके पर पहुंचकर किसी से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील करनी पड़ी। वहीं ममता सरकार संदेशखाली मामले को दबाने के भरसक प्रयासों में जुटी है। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में भाजपा महिला मोर्चा को पुलिस ने एक बार फिर संदेशखाली जाने से रोक दिया। इस दौरान लॉकेट चटर्जी और पुलिस अधिकारी के बीच बहस के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
इससे पहले भी 16 फरवरी को महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया गया था। यहाँ पे संदेश खाली में 144 लिखा है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? संदेश खाली तो 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুকছে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাবে? भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि पावन बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से टूटी भूमि बन गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शेख शाहजहां अब तक गायब है। वहीं संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। सुकांत मजूमदार को संदेश खाली थाने के सामने धरना देने पर कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा के लिए राज्य में धारा 144 लागू है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। कि 144 अभी सिर्फ बीजेपी के लिए ही लगा हुआ है, क्योंकि टीएमसी के एमएलए तो 50 लोग लेके घूम रहे हैं इधर उधर, उनके लिए तो 144 नहीं है। इट्स ए पार्शियल 144, ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ बीजेपी वर्कर्स एंड बीजेपी लीडर्स। फॉर अदर्स, स्पेशली फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के एक प्रतिनिधि मंडल ने संदेश खाली का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संदेश खाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC की टीम संदेश खाली पहुंची है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। वहीं कल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय ने TMC नेता शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है। बंगाल में राशन वितरण घोटाले में शाहजहां शेख से पूछताछ करने के लिए ED ने 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। ब्यूरो इनपुट के साथ DD न्यूज। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार चर्चा में बना हुआ है। संदेश खाली में महिलाओं समेत अन्य लोग लगातार TMC से ताल्लुक रखने वाले शाहजहां शेख और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली और राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत को लेकर बीजेपी हमलावर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार संदेश खाली चलो अभियान शुरू करने समेत बंगाल सरकार को घेरने की बात कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की घटना से जुड़े मामले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार से बात की DD न्यूज संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी ने। संदेश खाली सुर्खियों पर है पूरे देश में, और हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। संदेश खाली के बारे में बात करेंगे और बाकी बंगाल की स्थिति के बारे में बात करेंगे। सुकांत जी, आज भी कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं, पुलिस की तरफ से गांव वालों को गिरफ्तार किया गया है। स्थिति ऐसा लग रहा है कि जो पहले लगा था कि धीरे धीरे काबू में आ जाएगा, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, स्थिति वहां पे भयंकर है, क्योंकि आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो मूल अभियुक्त है, जो शेख शाहजहां है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा है, एक रेपिस्ट के लिए अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर विधानसभा में असेंबली में खड़ी होकर अगर उनको सपोर्ट करती है, इतने घटना सुनने जानने के बाद भी, तो किसका दिमाग ठीक रहेगा? और पुलिस को जनता वहां का नहीं चाहती। लेकिन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि डीजीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो कानून हाथ पे लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। सवाल इसमें यह है कि डीजीपी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, गांव के लोगों की तरफ या शेख शाहजहां की तरफ? देखिए, डीजीपी पूरी तरीके से जो उनका इशारा है गांव वालों के ऊपर है, आज उससे दर्शाएगा आपको। आज 4 लोग को गिरफ्तार कर चुके हैं। जनता पुलिस को वहां पे नहीं चाहती, क्योंकि यही पुलिस तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के साथ बाइक में आती थी देखने के लिए कि किसका बीवी सुंदर है, उसको रात को उठा के लेके जाना है, रात को बुलाना है पार्टी ऑफिस में, और वहां पे जाके शेख शाहजहां का दरबार लगता था। तो उस पुलिस को जनता
कैसे सहेगी? अगर ऐसी स्थिति वहां पे थी तो लोग पिछले 7-8 सालों में या कभी भी क्यों नहीं पुलिस के पास जाके कंप्लेन दर्ज कराया या किसी दूसरे तरीका से कंप्लेन दर्ज कराया? देखिए, आप महिलाओं के पास जाके पूछिए, वो तो बोलते हैं कि थाना हम कितने बार गए थे। थाना जाने से पुलिस बोल देती है कि शेख शाहजहां के पास जाओ। थाना कोई आपका एफआईआर नहीं लेता था। महिला जाती थी, महिला परिवार जाता था, लेकिन उन्हें भेज दिया जाता था शेख शाहजहां के पास। बीजेपी की तरफ से आप इसको कहां तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए, हमारी मांग ये है कि आप शेख शाहजहां को गिरफ्तार करिए। सिर्फ शेख शाहजहां को नहीं, शेख शाहजहां के बहुत सारे गुर्गे अभी भी घूम रहे हैं इलाके में। उसका 2 भाई है, एक का नाम शायद आलमगीर है कि दूसरा कोई है, कल दूसरे को, हाँ, सिराजुद्दीन कुछ ऐसा नाम है। कल दूसरे को जनता ने दौड़ाया, बाइक लेके भाग गया। वो इन सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी अंदर है, घूम रहे हैं और रात में धमका रहे हैं। आपकी भरोसा सिर्फ पुलिस के ऊपर है या आपकी तरफ से कुछ आने वाले दिनों में कुछ प्रोग्राम है? देखिए, हम पॉलिटिकल प्रोग्राम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हजारों लोग ले जाकर संदेश खाली चलो अभियान का भी हम बुलाएंगे। संदेश खाली अभियान का भी, इसको भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस व्यवस्था ले, और व्यवस्था ऐसी लेना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लिया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि हाँ, जस्टिस मिला। मतलब बुलडोजर, ऑब्वियसली बुलडोजर चलना चाहिए। जिन्होंने लाखों लोगों के, हजारों लोगों की संपत्तियां लूटी, जमीन एकड़ आफ्टर एकड़ जमीन को, आदिवासियों के जमीन को लूट लिया, सालों तक लूटा, तो उसको कॉम्पेंसेट नहीं करना पड़ेगा। उनका संपत्ति कुर्क होना चाहिए और उनका एसेट को बेचकर इन लोगों को पैसा देना चाहिए। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और शायद उत्तर 24 परगना में भी कुछ सभा करने वाले हैं। संदेश खाली की जो गुनहगार हैं, शेख शाहजहां हो या बाकी लोग हैं, उनकी संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी संपत्ति को खोना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने जमीन हड़प के ले लिया, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर इन्होंने उत्पीड़न किया है, ऐसा आरोप है, तो पूरी तरह से इसका भुगतान होना चाहिए, ऐसा कहना है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का। और उनका यह भी सोच है कि आने वाले दिन प्रधानमंत्री इस बात की संज्ञान लेंगे। प्रसन्नजीत बख्शी, डीडी न्यूज, कोलकाता। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है। इसके तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। ये बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 है। इसको लेकर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा समेत कई संत भी उतर आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने बिल का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य में 40 से 50 हजार पुजारी हैं जिनकी सरकार मदद करना चाहती है। इस्लामिक संगठन दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर गज़वाए हिंद पर जारी फतवे के कारण मुसीबत में फंस गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने फतवे को देश विरोधी बताया है और सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गज़वाए हिंद को जायज ठहराने वाले फतवे को लेकर विवादों में घिर गई है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद कस्बे की इस्लामिक संस्था ने एक फतवा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया है, जिसमें इस्लाम के नजरिए से गज़वाए हिंद पूरी तरह से वैध बताया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने सहारनपुर की संस्था दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया है। वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट मामले में सहारनपुर एसएसपी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एनसीपीसीआर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में स्थापित है। इसके चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने सहारनपुर के एसएसपी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट और फतवा जारी करने के मामले में दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर किया जाए, क्योंकि इनके फतवे में गज़वाए हिंद का जिक्र आपत्तिजनक है। कानूनगो के अनुसार देवबंद का फतवा बच्चों में अपने ही देश के खिलाफ नफरत की भावना उजागर कर रहा है। उन्होंने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कानून 2005 की धारा 13(1) के तहत कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि देवबंद की वेबसाइट पर ऐसी सामग्री का प्रकाशन नफरत भड़का सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसारण से होने वाली किसी भी गलत परिणाम के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गज़वाए हिंद के मुद्दे पर जिस प्रकार दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया
और एक तरीके से उसे लिगेसी ही नहीं, कुरान के आईने में जिस प्रकार उसे ठीक ठहराने का प्रयास किया गया वह बहुत ही निंदनीय प्रयास है और देश के टुकड़े करने जैसा ऐसे ही है जिस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत गढ़ा गया था। अखिल भारतीय संघ समिति यह मांग करती है कि इनके ऊपर यूएपीए के अंदर इन मौलानाओं पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानौतवी ने की थी। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ज्ञान का घर होता है। कुछ समय पहले भी दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिम बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे को लेकर फतवा जारी किया था। मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके ने इसका विरोध किया था। वहीं आलिया खान नाम की एक लड़की ने स्टेज पर भगवान कृष्ण के रूप में गीता श्लोक का उच्चारण पर भी दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर इसे गैर इस्लामी करार दिया था। आलिया खान ने कहा था कि इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि मुझे गीता का पाठ और कोई ड्रेस पहनने से रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दारुल उलूम देवबंद द्वारा गज़वाए हिंद को मान्यता देने संबंधी देश विरोधी फतवे को लेकर मुस्लिम संगठन भी आलोचना कर रहे हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने इसे भारत विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि सीमा पार के आतंकी संगठनों द्वारा भारत के खिलाफ गज़वाए हिंद की झूठी कहानी बुनी गई है जिसका ना तो कुरान और ना ही हदीस में जिक्र है। दारुल उलूम देवबंद पर सांप्रदायिकता बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पसमानदा मुस्लिम महाज ने उसे अपने वेबसाइट से राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को तुरंत हटाने के लिए कहा है। संगठन ने एक बयान में कहा कि दारुल उलूम देवबंद पसमानदा मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं करता है, बल्कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कार्यों में लगा हुआ है। वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के साथ रायसीना डायलॉग 2024 संपन्न हो गया। रायसीना डायलॉग में चर्चा के दौरान मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और इसके समावेशी विकास पर सभी देशों ने अपने अपने विचार रखे। दुनिया के बदलते परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को भी प्रमुखता से उठाया गया। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और वैश्विक पटल पर भारत के योगदान के महत्व को मंच के माध्यम से सभी देशों के सामने रखा। विश्व के 115 देशों के 2500 प्रतिभागी जब दिल्ली में वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े सम्मेलन के रूप में जाने जाने वाले रायसीना डायलॉग 2024 में जुटे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर विचार मंथन किया गया। रायसीना डायलॉग 2024 के नवे संस्करण में यूरोपीय संघ से जुड़ी वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया भर में प्रमुखता से उठाने और समावेशी विकास के समाधानों पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की वर्तमान चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता और पश्चिमी बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की मांग को भी रायसीना डायलॉग के मंच पर रखा गया। The UN is still actually a reflection of a colonial era organization. So I think it's a great idea. I really think that posing the reform issue in terms of perpetuating a colonial era is something which we all need to think about. But what we realized was that G20 was not enough because one part of the world with more than 50 countries had been significantly shut out, which was Africa. So if you see, in a way, we still call it G20, but it's actually become G21. And that itself, by the way, in a way, it's also a lesson to the UN that if the G20 could expand, so could the P5. मोदी सरकार की अगुवाई में पिछले एक दशक में भारत की तस्वीर और तकदीर में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। अब भारत को दुनिया में प्रौद्योगिकी के सह निर्माता और सह विकासकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। India has today emerged as a trusted and a developing geography where people believe that yes, India is a good partner. From being a receiver of previous generation technology through TOT agreements, today India is viewed as a country which can be a co-creator of technology, which can be a co-developer of technology.
ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। Direction of the global debate and addressing the great challenges that we face. India is now often regarded, and rightly so, as a consensus builder and as a voice of reason in an increasingly polarized world. And by the way, Greece is supporting the reform of the Security Council of the United Nations in order for leading countries such as India to be represented at the highest table and in order for their voice to be heard. विश्व को जब भी भारत की सहायता की जरूरत पड़ी, भारत ने 2 कदम आगे बढ़कर दुनिया की मदद की है। भारत ने वैश्विक पटल पर जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे रखा है। भारत की भूमिका अब दुनिया में तेजी से बदल रही है और विघटनकारी शक्तियों से मुकाबले के लिए वो दुनिया भर में शांति और स्थिरता कायम रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसान आंदोलन से देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित होने से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं आमजन को भी खासी परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ये नजारा है हरियाणा के अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शंभू बॉर्डर का। किसान आंदोलन से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से कोई भी ट्रक दिल्ली के लिए नहीं गया है। किसान आंदोलन के चलते कोई भी ट्रक संचालक दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। जो ट्रक पहले निकले थे वो भी किसान आंदोलन की वजह से पहले पंजाब व हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर ही बंद होने की वजह से वहीं खड़े हैं। इनमें कुछ ट्रक चालक हरियाणा के यमुनानगर होते हुए निकल रहे थे, लेकिन किसानों को जैसे ही इस रास्ते का पता चला तो जगह जगह किसानों ने नाके लगा दिए, जिससे कोई भी सामान दिल्ली नहीं जा रहा है, न ही दिल्ली से कोई कच्चा माल आ रहा है। प्रतिदिन ट्रक संचालकों को 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अंबाला सिटी के पास स्थित शंभू बॉर्डर पर कतार में खड़े ट्रक किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। बॉर्डर खुलने के इंतजार में बैठे ड्राइवर्स का कहना है कि जब सरकार ने इनकी अधिकांश मांगे मान ली हैं, तो इनको अब धरना प्रदर्शन बंद कर बॉर्डर से उठ जाना चाहिए। जो सरकार ने सारी किसानों की जो मांगे मान ली तो उनको उठ जाना चाहिए और किसानों को भी खेती करनी चाहिए और हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन हुआ है ना, इसीलिए खड़े हैं हम लोग। और क्या, ये आंदोलन की वजह से रुके हुए हैं। 8-10 दिन हो गए इधर रुके। हाँ, अभी इसकी वजह से कहीं से देखो 8-10 दिन में इधर निकाला है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया पूरा। नाम ये किसान है इतना, जो कि यहाँ जेसीबी हाइड्रा और मशीन लेके सारे खड़े हैं और यहाँ तक करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 10 तारीख से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं। आज हमको 12 दिन हो गया है और हमको पंजाब जाना है और हमें किसान आंदोलन से क्या लेना देना सर। हमारा माल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालिक टाइम पर फोन कर रहा है, गाड़ी कहाँ से निकाले हम। 10 तारीख से इधर खड़े हैं सर। अभी आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं। पैसा वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ मिल नहीं पा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से प्रतिदिन 1000 ट्रक रवाना होते हैं। सभी ट्रक दिल्ली होकर अगले राज्यों में जाते हैं। ट्रकों में जिन व्यापारियों का माल लदा है उनको खासा नुकसान हो रहा है। सभी दिक्कतें हो रही जी। ट्रैफिक नहीं आ रहा, जा नहीं सकते कहीं भी। सब्जी महंगी है, सारे सबका काम धंधा भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे ही चल रहा है। इस करके काम होते हैं, काम बहुत मंदा जी चल रहा है। माल नहीं बिक रहा है। पंजाब में जाने की बहुत दिक्कत है। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे कम हो गए, मेरे पास खर्चा खत्म हो गया। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर पर हरियाणा से पंजाब आने जाने वाले आम नागरिकों व रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही रुकने से पंजाब व हरियाणा के बॉर्डर पर ट्रक न तो वापस आ रहे हैं और न ही आगे जा पा रहे हैं। इस कारण से माल की आवाजाही बाधित हो रही है। इस वजह से बीबीएन के अप्लायंसेस, धागा, गत्ता, दवा, सीमेंट उद्योग भी इस बंद से काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। हरियाणा के अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है और किसानों का दूसरी तरफ
तरफ आंदोलन का रुख किया हुआ है। इसी वजह से बीते 10 तारीख से ये मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं यहाँ यथास्थिति में खड़े हैं। इन ट्रकों में सामान लदा हुआ है जिनको जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में ले जाना था, लेकिन ये ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की वजह से इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है उससे न केवल करोड़ों का व्यापार और कारोबार रुक रहा है, बल्कि आम जन को भी खासा परेशानी हो रही है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, शंभू बॉर्डर, अंबाला। देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS में संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 PACS की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 PACS में कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए एक आक्रामक रणनीति अपनाई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की श्रृंखला में अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर मोदी सरकार के कड़े प्रहार के परिणाम स्वरूप आज ये समस्या खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से मोदी सरकार ने यहाँ के गरीबों के दिलों को जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी की विजनरी नीतियों के कारण आज वामपंथी उग्रवाद अपना आधार खो चुका है। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के प्रति होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए वामपंथी उग्रवाद पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकारों को साथ लेकर चलते हुए लोगों का भरोसा जीता है। वर्षों से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित समूह गरीबी से जूझ रहे लोगों की असंतुष्टि का इस्तेमाल कर उनके अंदर उग्रवाद के बीज बो रहे थे। स्थानीय समर्थन से सशक्त होने के कारण ये समूह अक्सर सुरक्षा संस्थाओं के काम में बाधाएं प्रकट किया करते थे, किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, नीति निर्माण और दृढ़ कार्यान्वयन से स्थिति में परिवर्तन हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए। सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने से और गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाओं का प्रावधान प्राप्त करने से इन क्षेत्रों के लोग उग्रवादियों का समर्थन छोड़कर सरकार पर भरोसा करने लगे हैं। मोदी सरकार की त्रिसूत्रीय रणनीति में से एक है विकास से जनभागीदारी। मोदी सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित जिलों तक विकास पहुंचाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 4,903 नए डाकघर खुले। साथ ही उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1,258 नई बैंक शाखाएं और 1,348 ATM स्थापित किए जा चुके हैं। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए और दूसरे चरण में 2,210 करोड़ की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में 121 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs और 38 कौशल विकास केंद्र यानी SDCs स्थापित किए गए हैं, जिससे नई पीढ़ी वामपंथी विचारों से दूर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ रही है। पिछले 9 वर्षों में 10,718 करोड़ की लागत से 9,356 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इसी तरह सिविल एक्शन प्रोग्राम यानी CAP चलाने सहित
क्षेत्र में तैनात केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य शिविर, दवाओं का वितरण, पेयजल व्यवस्था, कृषि उपकरण और बीज वितरण जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तकनीकी तथा औद्योगिक इकाइयों से अवगत कराने हेतु चुनिंदा युवकों को देश के विकसित क्षेत्रों के दौरे के लिए ले जाया गया, ताकि उन्हें वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से दूर किया जा सके। पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में कई विकासात्मक कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित राज्यों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि बेहतर रणनीति, केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और जन भागीदारी के द्वारा उग्रवाद पर जीत हासिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद की रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतापगढ़ में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उत्तर प्रदेश सरकार से इस सिलसिले में जवाब दाखिल करने को कहा था। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसका भाजपा ने विरोध किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन को लेकर रिव्यू कमेटी के आदेश को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना था कि कमेटी ने आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ, सुरक्षा जैसे पहलुओं के साथ साथ संवेदनशील इंटेलिजेंस इनपुट पर विचार कर फैसला लिया है। इस आदेश के सार्वजनिक होने पर यह संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी ने किन पहलुओं पर विचार किया, इसकी जानकारी प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। कमेटी के निष्कर्ष को प्रकाशित करना पर्याप्त है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बनिहाल संगलदान खंड के बीच रेल सेवा शुरू हो चुकी है। इलाके के लोगों के लिए ट्रेन में सफर करने का सपना न सिर्फ सच हुआ है, बल्कि पर्यटन और रोजगार के विकल्प भी खुले हैं। यहाँ के निवासियों के चेहरों में खुशी है कि अब कम खर्च पर श्रीनगर और बारामूला का सफर आसान होगा। इसके लिए कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही है। संगलदान से बनिहाल के बीच में ये जो ट्रेन है अब यहाँ के लोगों की एक लाइफलाइन होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि 75% जो रोजगार मिला है वो यहाँ के लोगों को मिला है, यानी कि जो कामगार थे वो 75% यहाँ के कामगार थे। उन्हें बड़ी खुशी है कि उनको रोजगार यहाँ पर हासिल हुआ और अब इस ट्रेन के चलने के बाद से उनको पर्यटन भी हासिल होगा, जिसके साथ से उनको फिर से एक नया रोजगार मिल पाएगा। देखिए इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर एक सामान रखने के लिए पूरा इसका ये बनाया गया है ताकि आप यात्री जो है वहाँ पर सामान रख सकते हैं। खड़े होकर अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे एक वो हैंगर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पंखों की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। ये एक डिस्प्ले बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है जिसमें निश्चित तौर पर स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बैठने का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर अलग से भी अगर एक जो लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। काफ़ी स्पेस यहाँ पर दिया गया है ताकि लोग अपने जो है मूवमेंट कर सके, वॉक कर सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बहुत अच्छा है ये ट्रेन में हम श्रीनगर जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। धन्यवाद है मोदी साहब का। श्रीनगर जाते थे एक साइड से 1000 रुपये लगता था, इसमें हमको खाली 80 रुपये लगेंगे किराया। हम बहुत खुशी मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बधाई देना चाहेंगे कि हमारा इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि आप पूछिए नहीं। कितना देखते हैं छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें सब ट्रेन में बैठ के जा रही हैं। हमारे गांव में ट्रेन आई पहली बार, हमें बहुत अच्छा लगा और पूरी अवाम भी खुश होगी। यहाँ पे हमारे संगलदान में बहुत अच्छा लगा हमें ट्रेन आई।
गुब्बारों से आज इसको सजाया गया है, वो तिरंगे से इसको सजाया गया है, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार ट्रेन जो है वो यहाँ पर पहुँची है। एक बड़ी कामयाबी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर है और लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, सिंगलदाट। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में आज चेन्नई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श बैठक हुई। भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, एडीएमके, बहुजन समाज, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमडीके और देसिया पीपुल्स पार्टी सहित 10 दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। भाजपा की ओर से मांग की गई कि लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। तमिलनाडु के चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर चुनाव के लिए सीसीटीवी का टेंडर जारी किया है। फिलहाल सीसीटीवी का टेंडर सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा ये मांग भी रखी गई कि स्थानीय पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों को चुनाव कार्य में लगाया जाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बने अटल आवास योजना के तहत सरकारी आवास मामले में डीडी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिला प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। बिलासपुर जिले के देवरी खुर्द इलाके में करीबन 100 से अधिक अटल आवास पर विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा करने का मामला सामने आया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि अटल आवास योजना के तहत लोगों को आवास आवंटित किया गया था, जिसे एक धर्म विशेष के लोगों ने इस पर कब्जा जमा लिया था। अटल आवास है वो जो शहरी क्षेत्रों में बनता है, दिखा रहा है कि काफ़ी स्वरूप में परिवर्तन भी किया गया है और अवैध रूप से रहा जा रहा है। तो अवैध रूप से अगर कोई है तो वो नहीं रह सकता। परिवर्तन जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी अनुमति है कि नहीं है, उस परिवर्तन से किसी को असुविधा तो नहीं है, इस बात को देखना पड़ेगा। संगठनों का कहना है कि देवरी खुर्द में अटल आवास को लेकर हमने शिकायत की थी। यहां पर पहले भी बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर से भी की है। पिछले कुछ समय से यहां पर कई तरह की अवैध गतिविधि भी बढ़ गई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिसमें शिकायत में ये मांग की थी कि वहाँ कुछ अवैध लोग, विशेष समाज के लोग वहाँ रह रहे हैं। उनके आने के बाद से देवरी खुर्द का माहौल बदला है। वहाँ डकैती, चोरी, बलात्कार की घटनाएं हुई है। हमने मांग की थी प्रशासन की, पुलिस प्रशासन ने अच्छी की है और वहाँ हर एक घर की जांच हुई है, सभी को नोटिस जारी किया गया है। पीएम मोदी के हाथों संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार हासिल कर वाराणसी के बच्चे और उनके गुरुजन दोनों ही बहुत उत्साहित नजर आए। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने कुछ विजेताओं से बातचीत की। कैसा लगा आज आपको, आपके स्टूडेंट्स का पुरस्कार दिया प्रधानमंत्री ने, कैसा लगा आपको? अद्य हम माननीय प्रधानमंत्री मोदिनः सम्मिल्य अतीव गौरवान्विता अनुभवामि और मम पाणिनिकन्या महाविद्यालयस्य छात्राः महोदयेभ्यः पुरस्कारं गृहीतवत्यः इति अस्माकं कृते अतीव गौरवस्य विषयः वर्तते। अत्यन्तं सौभाग्यम् अस्माकं समेषां संस्कृतज्ञानां काशीस्थानां काशीस्थैः पंडितैः संस्कृतस्य कृते शास्त्राणां कृते निरन्तरं प्रयासः क्रियते, किन्तु एतादृशम् उत्साहवर्धनं प्राथम्येन देशस्य यशस्विना प्रधानमन्त्रिणा कृतमिति ज्ञात्वा श्रुत्वा महान् मोदः। अयम् अवसरः अस्माभिः सर्वैः पंडितैः लब्धः। एतदर्थं प्रधानमन्त्रिणं प्रति अहमिदानीं कार्तज्ञं प्रकटयामि। प्राचीन कालादेव ज्ञानस्य केन्द्रमासीत्। निरन्तरं तत्र शास्त्राणां विकासः, संस्कृतभाषायाः विकासः, देशस्य संस्कृतेश्च विकासः भवतु इत्येतदर्थम् अत्र विद्वांसः सततं प्रयत्नं कुर्वन्तः स्म। भारतस्य यशस्विनः प्रधानमन्त्रिणः काश्यां समागतवन्तः, एवं च संस्कृतस्य कृते किं कार्यं करणीयं तदर्थं तैः अनेकानि सूत्राणि अत्र उपस्थापितानि। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और ऐसे बार बार सर आते हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो फोटोग्राफी भी सर ने ही बोला था कि आप लोग इस तरीके का कंपटीशन एग्जीक्यूट करिए वाराणसी में, और वही हुआ। बहुत अच्छा लगा, ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार परिषदीय विद्यालयों को इतना मौका मिल रहा है, इतना परफॉर्म करने का, डायरेक्ट उनके सामने आने का, ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है। एक तो एक अच्छी पिक्चर बन रही है कि परिषदीय विद्यालय भी इन चीजों में भाग ले रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा मौका है सभी के लिए।
भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 302 रन का स्कोर किया। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने शतकीय पारी खेली और वो 106 रन बनाकर नाबाद हैं। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 57 के स्कोर पर अपने 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। ये तीनों ही विकेट भारत की ओर से आकाशदीप ने लिए। हालांकि इसके बाद जो रूट ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। जो रूट के अलावा इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 38 तो बेन फॉक्स ने 47 रन की पारी खेली। सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।